कल कहाँ तक किए थे हम लोग? लास्ट में क्या किया गया था? वैलेंसी को डिफाइन किया था। तो आज हम लोग उसी वैलेंसी के अगले स्टेप पर वैलेंसी। आई होप वैलेंसी निकालना सबको आ गया ना जी। तो वैलेंसी में इसको तीन कैटेगरी में आप डिवाइड करें। एक इलेक्ट्रो वैलेंसी, एक कोवैलेंसी और एक कोऑर्डिनेट वैलेंसी। कोऑर्डिनेट वैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी में आपको क्या वॉच करना है, क्या ऑब्जर्व करना है? ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू स्पेसीज, दो स्पेसीज के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ये आपका इलेक्ट्रो वैलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर किए जाएंगे, जितने लॉस एंड गेन किए जाएंगे, वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रो वैलेंसी। जैसे एन ए, अगर मैं ऐसे कहूँ कि एन ए प्लस बना, इसका मीनिंग क्या हुआ जी? एन ए लिया आपने, एन ए प्लस में कन्वर्ट हुआ, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। उसके बाद यहाँ पर ने दूसरा लिया सी एल प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लिया ये सी एल माइनस। यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन गेन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? वन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? वन। इसलिए यहाँ पर अगर कहा जाए इलेक्ट्रो वैलेंसी, दोनों का ओवरऑल क्या हो गया? वन। इलेक्ट्रो वैलेंसी इक्वल टू आपका वन। तो यहाँ इलेक्ट्रो वैलेंसी को इस तरीके से आप निकालोगे कि कौन सा स्पेसीज कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और दूसरा वाला कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उसके बेस पे इलेक्ट्रो वैलेंसी आप निकालोगे। क्योंकि मैंने वन इसलिए लिखा कि दोनों लूजर और गेनर दोनों क्या है? वन है, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया। कोवैलेंसी में क्या होगा? इसको जैसा इंटरमीडिएट में आप पढ़े हो, यहाँ पर कहते हो म्यूचुअल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपका हो जाएगा, को वैलेंसी कैटेगरी में आ जाएगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर मैं एक नया नाम जोड़ रहा हूँ, ये नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, क्या, बिटवीन टू स्पेसीज, दो स्पेसीज के बीच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड होंगे वो आपका कहलाएगा क्या? को वैलेंसी। दो स्पेसीज के बीच नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहलाएंगे, उस वैलेंसी को वैलेंसी के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? शेयरिंग ऑफ टू, इसमें देखो मैं दो के बारे में एकदम बात नहीं करूंगा डिटेल में, तो एक के बारे में डिटेल में बात करनी है। पूरी जीओसी जो है इसी पर लेकर चलेंगे हम लोग, इसी पर फोकस करना है। इन दोनों को केवल आउटलाइन जानते रहिए आप। शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बिटवीन बिटवीन टू स्पेसीज, बट बट क्या होगा? शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ऑफ वन स्पेसीज। यानी शेयरिंग तो होगी कितने इलेक्ट्रॉन की?
दो इलेक्ट्रॉन की, लेकिन दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो केवल एक स्पीशीज का होगा। एक स्पीशीज इसमें हमेशा आपका दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक स्पीशीज किसी भी इलेक्ट्रॉन की वहां पर शेयरिंग नहीं करेगा। इसलिए म्यूचुअल शब्द नहीं लगाया गया यहाँ पर। म्यूचुअल शब्द का मतलब होता है कि एक स्पीशीज जितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करे, दूसरा भी स्पीशीज उतने ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तब आप हम म्यूचुअल टर्म यूज करोगे। यहाँ मैंने लगा शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन तो होगा, ये फिक्स है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी है, लेकिन वह शेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो केवल एक स्पीशीज का होगा। इसलिए हम सभी लोग इसको इस तरह के एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो आप रिप्रेजेंट करते हो और इस एरो का जो टेल होता है वो बताता है इलेक्ट्रॉन को देने वाला कौन है यहाँ पर, और जो हेड है वो लेने वाला कौन है। जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी, इसमें डोनर कौन हुआ, इसमें डोनर कौन हुआ, ए, और गेनर हो गया बी। तो जो डोनर हुआ, ए आपका डोनर है, इसे बोलेंगे लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर। हाँ, लुईस जो हिंदी में पढ़े होंगे आप, तो इंग्लिश में लिखोगे लेविस, हो गया उसको LEWIS, लेविस बेस, और ये हो जाएगा लेविस एसिड। तो यहाँ लिख सकते हो आप, ये हमारा कैसा बिहेव करेगा, तो बोलेंगे आप लेविस बेस है और ये बिहेव करेगा लेविस एसिड का। लेविस बेस और लेविस एसिड के बीच हमेशा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम बोलो डेटिव बॉन्ड, इसे डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर से बॉन्डिंग हो रही है तो वहां पर हो गया इलेक्ट्रोवैलेंस, और इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्डिंग हो रही है कोवैलेंसी। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो रही है, वो भी शर्त है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, लेकिन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन केवल एक स्पेसीज के होंगे। जो स्पेसीज दोनों इलेक्ट्रॉन यूज करेगा उसे बोलेंगे लेविस बेस, और जो यहाँ पर गेन करने वाला होगा उसे बोलेंगे लेविस एसिड। इतनी बातें इसमें इस लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज मैंने यहाँ पर यूज किया, ये आपको 11th के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बताया गया होगा कि कैसे कैसे आपको वैलेंसी को डिफाइन करनी है। अब यहाँ कोवैलेंसी को हम फोकस करेंगे, क्योंकि कोवैलेंसी ही आपको बताएगी कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। यानी कोवैलेंसी कोवैलेंट बॉन्ड, देखो जी, यहाँ भी शेयरिंग है, यहाँ भी शेयरिंग है, यहाँ भी बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ भी शेयरिंग है, यहाँ भी बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ बोलेंगे प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप याद रहेगी बात ये। जब म्यूचुअल शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे बोलेंगे हम लोग प्योर कोवैलेंट बॉन्ड, और जब इस तरह की शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। यानी दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है, दोनों में कोवैलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। यहाँ पर एक डोनर और एक एक्सेप्टर के रूप में फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन के कारण हम यहाँ पर नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यहाँ पर बोलेंगे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड या प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो, इन जनरल कोवैलेंट बॉन्ड को अगर डिफाइन करना हो, ये तो हमने शेयरिंग से भी यहाँ पर बता दिया, एक छोटी सी बात है, लेकिन जब अपने अब आप जिस लेवल पर आए हो उसका उस तरीके से डेफिनेशन आपको चाहिए, उस तरह से मीनिंग आपको क्लियर करनी है। तो जो कोवैलेंट है, दोनों में कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है, तो अब आपको ध्यान क्या रखना होगा, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाई ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, बाई ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी दो ऑर्बिटलों के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। चाहे आपका कोऑर्डिनेट हो चाहे आपका प्योर कोवैलेंट हो, तो दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, जब यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, दो ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक एक ऑर्बिटल फुल फिल्ड होगा और एक ऑर्बिटल एम्प्टी होगा। यानी जैसे ए का ऑर्बिटल फुल फिल्ड और बी का ऑर्बिटल एम्प्टी, तो इनके बीच एक एम्प्टी ऑर्बिटल और एक फुल फिल्ड ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होगी, तो वो आपका होगा
कोवैलेंट बॉन्ड वो भी है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट हो गया। और यहाँ पर क्या होगा कि ओवरलैपिंग जब होगी तो दो ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेंगे उनके उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ईच एंड एवरी ऑर्बिटल मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मस्ट हैव वन इलेक्ट्रॉन फॉर द ओवरलैपिंग। और यहाँ पर क्या होगा, एक ऑर्बिटल के पास फुलफिल्ड, यानी एक ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो और एक क्या हो, एम्प्टी हो। कितना क्लियर है? आइए अब इसी पर चलते हैं, हम लोग कोवैलेंसी वाले पर लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक आपकी वो कोवैलेंट पर है, कोवैलेंसी पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी चलती है, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड पर आप विशेष फोकस करोगे। तो अगर इसको डिफाइन करना हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो क्या कहोगे आप? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो द बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय overlapping of orbital called covalent bond. Covalent bond. Covalent bond. The bond formed by overlapping of orbital called covalent bond. तो अब यहाँ क्या शब्द आ गया? ओवरलैपिंग आ गया। तो मैं फिर से आपको बता दूं, हम बार बार यही बात कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे चल रहे हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर जीओसी का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक में अप्लाई नहीं होगा, वहां भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो अब इसमें हम तुरंत आ जाते हैं कि आखिर ये ओवरलैपिंग में होता क्या है। तो यहाँ हमारा हो गया टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। अब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ये भी आपको बताया गया होगा 11th में, मे भी हो सकता है नाम याद हो। पहले तो नाम लिख लो सबका, उसके बाद वन बाय वन मीनिंग आपको बताएंगे। एक होता है एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। नंबर 2 एस पी ओवरलैपिंग। उसके बाद तीसरा है पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग, पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग। और उसके बाद आपका चौथा है पीपी लैटरल ओवरलैपिंग। अब यही इनऑर्गेनिक में बात करने चलते तो हम क्या कहते, हम डी ऑर्बिटल को भी यूज करते, क्योंकि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर डी ओवरलैपिंग की बात आपसे नहीं करेंगे। अब एस एस ओवरलैपिंग या पीपी ओवरलैपिंग, उसके बाद आपका जो है पीपी में दो कैटेगरी डिवाइड किया गया है, एक आपका एक्सियल ओवरलैपिंग और एक आपका लेटरल ओवरलैपिंग। और इस लेटरल ओवरलैपिंग को कहते हो आप साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो आए जरा अब देखें प्रॉब्लम फिर। अब क्योंकि अगर नहीं याद होगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एस ऑर्बिटल का स्टेट कैसा होता है, पी ऑर्बिटल का स्टेट कैसा होता है। अब यहाँ मैटर आकर के अटक गया शेप ऑफ ऑर्बिटल पर। तो आए यहाँ पर हम पहले डिस्कस करते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल की बात आप करें तो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल क्या है? स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल, गोलाकार बोलते हैं उसको आप। तो इट है स्फेरिकल शेप एंड इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल इन नेचर। सिमेट्रिकल इन नेचर, दैट इज का मीनिंग क्या हुआ? द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ
finding the electron is equal in all places. All points you can use. All places. सभी जगहों पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? बराबर होती है एस ऑर्बिटल में। दूसरी बात ध्यान देना, एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। नोट कर लें, इट इज स्फेरिकल शेप and is symmetrical in nature. That is, the probability of finding the electron is equal in all places. It is non-directional. It is non-directional, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती है, गोले का कोई दिशा नहीं होती भाई। तो इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें कॉपी पर, तो कॉपी पर तो ये सर्किल ही बनेगा। कॉपी पर तो सर्किल बनेगा, तो इसको हम कैसे 3D में रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ करना नहीं है, आप क्या करो, तीनों एक्सिस ड्रा कर दो। तीनों एक्सिस को ड्रा कर लीजिए। ये हमारा हो गया, ये तीनों एक्सिस मैंने ड्रा कर दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये हमारा हो गया एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का शेप हो गया, एस ऑर्बिटल का शेप। तो जितने भी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, व्हाटसोएवर, जितनी भी एस ऑर्बिटल होंगे सबका शेप स्फेरिकल ही होगा। लेकिन एक डिफरेंस होगा कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे साइज ऑफ एस ऑर्बिटल बढ़ेगा। शेप नहीं चेंज होगा, साइज चेंज होगा, मतलब साइज बढ़ेगी। जैसे जैसे आपका एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, वैसे वैसे साइज बढ़ती जाएगी, उसके शेप में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब आप यहाँ ये एक टर्म यूज कर सकते हो, एज द प्रिंसिपल। बोलो भैया, मुख्य क्वांटम संख्या हिंदी मीडियम वाले पढ़े होंगे, मुख्य क्वांटम संख्या, एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर increases, principal quantum number increases, the size of s orbital also increases. The size of s orbital also increases. तो अगर मैं यहाँ लिखूं 1s का साइज क्या होगा जी? 1s का साइज बोलो, सबसे छोटा होगा, फिर 2s होगा, फिर 3s होगा, फिर 4s होगा। क्या बोलते हो? फिर 4s होगा, 5s होगा, डॉट डॉट कर दीजिए आप, क्योंकि आपके पास कितने एस ऑर्बिटल होंगे? किसी भी आइटम में पूछा जाए कितने एस ऑर्बिटल होंगे, तो क्या जवाब होगा? इनफाइनाइट। किसी भी आइटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या लिखोगे इसके लिए? यहां लिखोगे इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एस ऑर्बिटल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एस ऑर्बिटल। अब हमारे काम की यहाँ पर एक चीज केवल है, एक चीज हमारे काम की है अभी फिलहाल के लिए, जो चैप्टर चल रहा है, वह है कि नॉन डायरेक्शनल शेप, यानी एस ऑर्बिटल का नॉन डायरेक्शनल शेप। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब उसके बाद दूसरा लीजिए, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल
तो इसमें क्या याद रखेंगे, डम्बेल शेप ना, डम्ब बेल शेप, डम्ब बेल शेप, डम्बेल शेप। लिखते समय तोड़कर पढ़ेंगे, डम्ब बेल शेप, डमरू के आकार का, डम्बेल शेप। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट डायरेक्शनल होता है, ये डायरेक्शनल होता है, यानी पी ऑर्बिटल कैसा, डायरेक्शनल होता है, इसकी दिशा निश्चित होती है। तीन, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, यानी पी ऑर्बिटल में तीन है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल्स आर नोन, ऑर्बिटल्स आर नोन। नंबर 4, यहाँ नोडल प्लेन पाया जाता है, नोडल प्लेन इज प्रेजेंट, नोडल प्लेन इज प्रेजेंट, नोडल प्लेन, नोडल की हिंदी भी नोडल ही लिखते हैं, प्लेन को लिखते हैं तल, नोडल तल। तो नोडल तल का मतलब हो गया वह प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसे नोडल प्लेन कहते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ नोडल प्लेन। ये देखो हमारा एक पी ऑर्बिटल, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया हमारा जेड। तो लोब्स कहाँ हैं, एक्स एक्सिस पर है, तो हो जाएगा ये पी एक्स। ऐसे ही यदि आप ये ऑर्बिटल ड्रा करें तो ये हो जाएगा पी वाई। ऐसे ही आप यदि ड्रा करें ये ऑर्बिटल एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा पी जेड ऑर्बिटल। अब देखो इसको फील कैसे करोगे, ये तो हो गया डायग्राम बना दिया आपने, इसको फील ऐसे करना है। ये न्यूक्लियस है, अगर मान लो एक्स को फील करना है तो एक लोब पॉजिटिव एक्स और एक लोब निगेटिव एक्स, ऐसे महसूस करना है आपको, इस तरह की फीलिंग यहाँ पर रखनी है। तो अब जरा देखिए, अगर आपने ध्यान देना यहाँ पर, आपने एक्स डायरेक्शन ले लिया तो कौन से डायरेक्शन बचे, वाई और जेड। तो बताओ, दो एक्सिस हमेशा क्या बनाते हैं, दो एक्सिस हमेशा प्लेन बनाते हैं, ठीक है। तो दो एक्सिस प्लेन बनाते हैं, तो यहाँ पर ये आपका एक प्लेन क्रिएट होता है, ये प्लेन, और ये प्लेन आपका होता है कौन सा, एक्स, नहीं सॉरी वाई जेड है ये, यहाँ पर वाई जेड प्लेन होगा। तो ये हमारा वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। तो अब इधर देखो, ये लोब का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो प्रोबेबिलिटी 0 कहाँ हुई, वाई जेड प्लेन पर। इसी प्लेन को हम कहते हैं नोडल प्लेन, यही प्लेन कहलाता है हमारा नोडल प्लेन। अब बताओ, अगर मैं यहाँ वाई ऑर्बिटल ले लूँ तब क्या बताओगे प्लेन, हाँ एक्स जेड प्लेन होगा। और अगर जेड ले लिया तो एक्स वाई। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जिस एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करोगे, उसके बाद जो प्लेन बनेगा उस पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होगी। तो ये आपका कहलाएगा नोडल प्लेन। तो दैट प्लेन where the probability of finding the electron is 0 is called nodal plane। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए पी एक्स ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कहाँ होगा, क्या बोलोगे आप, वाई जेड प्लेन पर। तो पी वाई में कहाँ होगा, एक्स जेड प्लेन, और पी जेड में कहाँ होगा, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाई जेड प्लेन इज द नोडल प्लेन फॉर द, वाई जेड प्लेन इज द नोडल प्लेन फॉर द पी एक्स ऑर्बिटल। ये हो गया वाई जेड
is the YZ plane is the YZ plane is the nodal plane for px orbital for px orbital। क्या तीनों को ड्रा करने की जरूरत पड़ेगी आपको? शायद आप डिफाइन कर लोगे आपको। अगर आपने पी वाई ले लिया तो आपका एक्स और जेड, पी वाई अगर लिया तो एक्स और जेड हो जाएगा प्लेन। तो नोडल प्लेन का डेफिनेशन बना लोगे कि द प्लेन एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, द प्लेन, the plane at which the probability of finding the electron is जीरो। तो देखो जरा, वो जो प्लेन ड्रा किए हो, क्या वो एक तरफ न्यूक्लियस के लिए हो, न्यूक्लियस से होते हुए गए हो कि नहीं? तो हमेशा नोडल प्लेन कहाँ से पास होगा? फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन इज जीरो। फुल स्टॉप। द nodal plane, the nodal plane always passes from the nucleus, from the nucleus, always passes from the nucleus। अब अपने मेमोरी में हमने केवल एक का ड्रा किया हुआ है और सबको अपने दिमाग में आप रख लीजिएगा कि नोडल प्लेन कहाँ बनेगा। देखिए जी, जब नोडल प्लेन आ गया तो आइए एक चीज और आपको समझा दूं। अभी फिलहाल शायद पूरा नहीं हुआ है क्या ये? नहीं। यहाँ पर वो जैसे एस में लिया था, एट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज द, बोलो आगे क्या लिखूं? एस वाले कॉपी करो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करने से एस का साइज क्या होता है? एस का स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, साइज बढ़ेगा। तो एट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज द साइज ऑफ p orbital, size of p orbital also increases। तो क्या वन के पास p ऑर्बिटल होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन के पास p ऑर्बिटल होता है ही? तो नहीं होता। स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू से स्टार्ट होता है। तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो सबसे छोटा भाई कहाँ होगा? सबसे छोटा भाई 2p, और सबसे मोटा भाई, हाँ, आगे जो भी होगा इनफाइनाइट बन जाएगा। वो जो भी होगा लास्ट वाला सबसे मोटा हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो, ठीक है, आपके दिमाग में बात आ गई कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी और साइज बढ़ेगी, और आपसे कहा जाए कि आप 4p ऑर्बिटल
2p 3p 4p और 5p को एक साथ रिप्रेजेंट करो, एक ही जगह रिप्रेजेंट करना है, एक जगह एक ही पिक्चर में। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे किसी को समझाओगे? अब जरा देखो, आप क्या करोगे, सबसे छोटा कौन होगा? 2p। इसी के बाद आप बनाओगे क्या? 3p। इसी के बाद आप बनाओगे 4p। और इसी के बाद आपको बनाना है, अब ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसको क्या बोलोगे? ये 5p है, ये 4p है, ये 3p है, ये आपका 2p है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक ही पिक्चर में सभी ऑर्बिटल को, सभी p ऑर्बिटल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब s को भी तो ऐसे कर सकते हो भाई। 1s लिया, कॉपी में थोड़ा छोटे बना दो आप, ऐसे। तो ऐसे में एक चीज और क्लियर हो जाती है, देखो ध्यान देना है, ये बोर मॉडल भी है। तो अब ये बताओ, इसमें और बोर मॉडल में क्या अंतर आया? हाँ, बोर मॉडल 2D है, यही चीज, सेम चीज आप बोर मॉडल में रिप्रेजेंट करते हो, वो 2D होता है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ को रिप्रेजेंट करता है बोर मॉडल। और ये क्या है? ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल है। ये क्या हो गया? 3D हो गया, स्पेस हो गया ये। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप एस को यहाँ पर मान लो, ये हमारा कौन होगा? 1s हुआ। ये कौन होगा? 2s होगा। ये कौन होगा? 3s होगा। ये कौन होगा? 4s होगा। ये लिखा गया। अगर ये बोर मॉडल लिखना होता तो क्या लिखते? यहाँ पर n इक्वल टू आपका 1 लिखते, 2 3 4 एक्सेट्रा लिखते हम लोग यहाँ पर। यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं हम लोग। तो ये हमारे जो है बोर मॉडल और इसके रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस होगा, वो 2D रिप्रेजेंटेशन है, और ये क्या होगा? 3D रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है। हाँ, अब आपको एक चीज और सिखा दें, निकालना सिखा दें, उसके बाद तो फिर आगे बढ़ते हैं ओवरलैपिंग पर। और वह है रेडियल नोड। अभी क्या डिफाइन किया आपने? नोडल प्लेन डिफाइन किया। आपने नोडल प्लेन को डिफाइन किया, यानी प्लेन को लिया, इसका मतलब दो एक्सिस को लिया जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या मिली, क्या डिफाइन किया? जीरो डिफाइन किया। हम देख नहीं रहे हैं, हम देखी हुई चीज को बता रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट की गई चीजें हैं उसी को हम लोग यहाँ पे विजुलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब रेडियल नोड की बात आ गई। जब रेडियल शब्द लग जाए, इसको ऐसे याद किया करो, रेडियस से याद किया करो। रेडियस का मतलब क्या हो गया? वो डिस्टेंस हो गया। रेडियस का तो डिस्टेंस हो गया। तो न्यूक्लियस से वह डिस्टेंस, न्यूक्लियस से वह डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। अभी क्या था? वह प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, उसे बोलते हैं नोडल प्लेन। तो यहाँ क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस से वह डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज करने में ऐसे बोलते हैं, द रेडियल डिस्टेंस, द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एट which probability of finding the electron is zero। यानी कि न्यूक्लियस से वह रेडियल डिस्टेंस, वह रेडियस, वह दूरी जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी शून्य होती है, उसे हम कहते हैं रेडियल नोड। तो अब आप इसको डिफाइन कर लो, द रेडियल डिस्टेंस, द रेडियल डिस्टेंस, बोल भाई, फ्रॉम द, बोलो, फ्रॉम द न्यूक्लियस, the radial distance from the nucleus at which the probability of finding the electron is zero is called radial node, radial node। किसी भी ऑर्बिटल का रेडियल नोड निकाला जाता है
और किसी भी ऑर्बिटल का नोडल प्लेन डिफाइन करते हैं, दोनों में अंतर है। वहां कैलकुलेट नहीं करते हैं, यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि रेडियल नोड कितना होगा। अब आप जरा देखिए, रेडियल, शायद इत्तेफाक से फॉर्मूला याद आ जाए आपको, रेडियल नोड बराबर n माइनस l माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है। रेडियल नोड निकालने का ये फॉर्मूला आपके पास होता है। यहाँ पर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर के बहुत सारे नाम हैं। यहाँ पर जो है हिंदी मीडियम में जो पढ़े होंगे, दुगेंसी, हाँ दुगेंसी क्वांटम संख्या के नाम से इसको जानते हैं। तो ये आपका रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला आ गया। रेडियल नोड फिर सुनिएगा, रेडियल नोड हमेशा ऑर्बिटल में निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे पहला एक्सरसाइज 1s में कितना रेडियल नोड होगा, 1s। अब इसका मीनिंग समझो, ये कोई भी नई बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन नई बात इसलिए आपके लिए हो गई है कि आपने उसको ठीक ठाक पढ़ा नहीं है, रिवीजन में नहीं है, टच में नहीं है। एग्जाम देने के बाद एकदम रिलैक्स होकर के हम लोग रिजल्ट का वेट किए, वेट करने के बाद काफी वेट किए, तो काफी वेट करने में काफी चीजें वेटिंग में चली गई। तो 1s, अब ये जो किसी भी ऑर्बिटल के साथ, इतना तो बताया गया हो, किसी भी ऑर्बिटल के साथ तो ये नंबर लगा हुआ है, यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक। और जो ये आप लेटर यूज किए हो, जो सिंबल यूज किए हो s, यह रिप्रेजेंट करता एजीमुथल को, एजीमुथल को। और s के लिए एजीमुथल की वैल्यू 0 होती है, यानी s के लिए यहाँ मैं लिख रहा हूं हार s, l इज इक्वल टू 0। तो रेडियल, रेडियल नोड इन 1s इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला, n माइनस l माइनस 1 है, तो n की वैल्यू 1 माइनस 0 माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 0। यानी 1s में, 1s में कोई भी रेडियल नोड नहीं है। इसका मतलब वह न्यूक्लियस के करीब वाला है, और उसके हर पॉइंट पर, हर जगह, किसी भी रेडियस पर जाएंगे आप, किसी भी डिस्टेंस पर जाएंगे, किधर भी जाएंगे आप, 3D में कहीं भी जाएंगे, हर जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर रहेगी, कहीं भी 0 नहीं होती है। बोलना आया समझ में? तो तू लोग निकालना, फिर कहाँ बैठा है, 2s में निकाल लो। अब बता यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, हाँ, और s के लिए l की वैल्यू वही चीज रखा है, s चाहे जहां भी हो, s चाहे जिसका भी हो, l की वैल्यू क्या रखेगा, हमेशा 0 रखेगा। निकाल दे भाई इसको। तो अब सीधे निकाला जाए, रेडियल नोड बरोबर 2 माइनस 0 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। बोलो, निकलता जाएगा। तो फट से मारो 3s, रेडियल नोड बरोबर, रेडियल नोड बरोबर, अब तो भना भन मारो भाई, हो जाएगा 3 माइनस 0, यानी कि 3 माइनस 1 इज इक्वल टू आपका ये 2। और थोड़ा सा इसको फील कराएं हम, इस चीज को कैसे हम, ठीक है तो निकाल लिया मैथमेटिक्स से, कैसे पिक्चर में लाएंगे इसको। ये जैसे आपका E1s है, E1s ऑर्बिटल है, जहां पर आपने सर्किल आपकी जो, यानी पेरीफेरी जो बना रहा है, अब ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस हो गया, ध्यान समझिएगा इसको। अब ये न्यूक्लियस हो गया, इसी पेरीफेरी में, यानी पेरीफेरी के अंदर का जो भाग है पूरा न्यूक्लियस, और पेरी